बच्चे इधर आ जाए। आ गया। हाँ अभी मैंने शेयर किया है, वो उसने लड़के ने शेयर किए हैं सारे ग्रुप में। कल तो खैर मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, आज प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। कल तो मैंने वैसे जनरल डिस्कशन किया। हाँ पोर्टल ये रिजल्ट तक फ्री मिले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने, आज हमारा है कैप 7 का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पेपर का थोड़ा सा, जो हमारा पेपर है हमारा ये, इसका थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड डिस्कस किया था, थोड़ा सा नेचर मैंने डिस्कस किया था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने कर लिया था। कल हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी मैं एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, ताकि आज जिन बच्चों का पहला दिन है उनको आइडिया हो जाए, ठीक है। कल जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ बिजनेस। क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ बिजनेस। आप सब ने आईटीबी पढ़ा है पीआरसी से पास करके, मेरे ख्याल में पीआरसी का तो कोई बच्चा है नहीं है, आप तो सारे एफसी के होंगे ना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस, वैसे नॉर्मली आपने बिजनेस लॉ पास किया हुआ है, 2 तो आपने उधर पढ़ लिए थे। एक हमारे पास फॉर्म्स आप बिजनेस आप कह लें, ठीक है, कि हम कितने फॉर्म्स में बिजनेसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, कि जनाब मैं हूं, एक बंदा है, उसके पैसे हैं, वो पैसे इन्वेस्ट कर ले और कारोबार शुरू कर ले, इसको हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड जो है वो है पार्टनरशिप, ठीक है, कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल जाएं और वो कारोबार शुरू कर ले। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है, जो हमें लॉ ने दिया है कि आप कारोबार किस फॉर्म में कर सकते हैं? कंपनी के फॉर्म। समझ में आ रही बात? इसमें कल हमने पढ़ा जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, ताकि जिन बच्चों का आज पहला दिन है, इसमें हमने पढ़ा कि इसमें ऑनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो एसेट्स है वो किसके हैं भाई? किसके हैं? ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो इन्वेस्टर। ठीक हो गया, समझ में आ रही बात? और इसमें बिजनेस और ओनरशिप क्या होते हैं भाई? सेम होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते। कि मैं कहूँ कि ये मेरी दुकान है और बिजली का बिल आए, और मैं कहूँ नहीं इस बार तो जनाब मेरी दुकान की सेल्स नहीं हुई, हाँ, तो मैं तो बिजली का बिल पे नहीं करूँगा, ये लगा, मैं तो बिजली का बिल पे नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी दुकान लॉ कहता है जनाब आपका सेल जो आपका प्रॉफिट हो, आपका लॉस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। किसकी? ऑनर की।
जो मर्जी जहां से मर्जी पैसे लेके आओगे, लेकिन पैसे लेके आओगे ये लाइबिलिटी खत्म करोगे। यही 3 बातें किस में होती है? पार्टनरशिप। फिर एक बंदे ने सोचा कि जनाब मैं कारोबार भी कर रहा हूं। अब कारोबार के साथ तो रिस्क होता है, कभी कोरोना आता है, कभी कंपटीटर्स जाते हैं, कभी इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है, रिस्क तो हर एक कारोबार में होते हैं। फिर लॉ ने उसको ऑप्शन दिया कि अगर आप रिस्क नहीं लेते कि जनाब मैं कारोबार करूं, एक तो मेरे पैसे डूब जाए और दूसरा फिर लोग मुझे तंग करें, लायबिलिटीज मेरे घर पे आके बैठ जाएं, तो फिर लॉ ने ऑप्शन दिया कि आप कौन सा बिजनेस करें? कंपनी। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करें। क्या करें? इन्वेस्टमेंट। और क्या करें? कंपनी बनाए। कंपनी बनाए। कंपनी के बनाने को हमने क्या कहा था? इनकॉर्पोरेट करें। कंपनी को क्या करें? बच्चे ये दरवाज़ा बंद करें। कंपनी को क्या करें? इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, जब कंपनी बनेगी, ठीक है, तो ये कौन जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है ये कौन है? बच्चे लाइट ऑफ करो, उधर से ऑफ, ताकि थोड़ा सा ब्लर है ना, ये नहीं, ये दूसरे वाले, ये ऑन, ये अब ठीक है ना जी। जब इन्वेस्टमेंट होगी, जो इन्वेस्टर है उनको क्या कहते हैं? ओनर्स। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, क्या बनाया? कंपनी। क्या शुरू किया भाई? क्या शुरू किया? लेकिन किस फॉर्म में? अब इस कंपनी को कुछ लोग जो है वो क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? मैनेजमेंट। क्या करेंगे? मैनेज। इस मैनेज, जो लोग मैनेज करने वाले हैं इनको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। ये है फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, ये कौन होगा? मिस्टर वाई। ठीक है, ये सेपरेट पर्सन है, हाँ, ठीक है, ये क्या है? सेपरेट पर्सन। और ये कौन है? ये सेपरेट पर्सन। समझ में आ रही बात? कंपनी का अपने ओनर्स के साथ और अपने मैनेजमेंट से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसको लॉ क्या ट्रीट करती है? सेपरेट पर्सन। सेपरेट कौन सा पर्सन? लीगल पर्सन। ठीक हो गया। अब लीगल पर्सन क्यों ट्रीट करती है? इसलिए ट्रीट करती है कि जनाब जो कंपनी के एसेट्स होंगे वो किसके एसेट्स ट्रीट किए जाएंगे? वो ओनर्स के नहीं। ओनर्स ये नहीं कह सकता कि जनाब ये फर्नीचर है, ये मेरा है जो कंपनी में पड़ा है। ये किसके एसेट है? कंपनी, बिजनेस के। जो लाइबिलिटीज है वो किसके कंसिडर किए जाएंगे? कंपनी। सिर्फ एसेट्स नहीं, क्या क्या इसकी लाइबिलिटी क्या होती है? जो ओनर्स होते हैं इनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। मैंने आपको कल बताया था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंपनी। नंबर फर्स्ट क्या है कि लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स इज लिमिटेड। नंबर सेकंड क्या है? सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं इसको। अब जब कंपनी बन गई, कंपनी क्या चीज है? कंपनी एक कागज का टुकड़ा। हमारे ज़हन में आता है कंपनी का वर्ड सुनते हैं बड़ा बिल्डिंग होगा, जो भी हो, कंपनी एक कागज का टुकड़ा होता है। आप घर में चलाए, आप ऑफिस बनाए, उसके लिए वो कोई लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये लोग कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे और ये लोग कंपनी के साथ रिलेशनशिप क्या करेंगे, ये इनकी मर्जी नहीं है कि जो चाहे वैसे करे। इनको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। कहाँ से भाई? कहाँ से? कंपनीज एक्ट 2017 से। ये क्या है? ये क्या है? लॉ है। इसके लिए कंपनी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि जनाब आपने कंपनी को कैसे मैनेज करना है। अपनी मर्जी नहीं चलानी, ये आपका मर्जी नहीं चलेगी। आपका घर नहीं है, आपका अपना कारोबार नहीं है, ये किसी और की इन्वेस्टमेंट है, इसको आप मैनेज कर रहे हैं। तो आपने कैसे मैनेज करना है, ये एक एक स्टेप पे कहाँ से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। और कब भी वायलेशन करेंगे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्होंने बनाई है जिसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ
पाकिस्तान, ठीक है। और इसके अंडर कुछ कोर्ट्स हैं जो कंपनी कोर्ट्स कहते हैं, उनमें इनके केसेस चलते हैं। तो कोई भी बंदा ओनरशिप हो या फिर मैनेजमेंट हो, वो कंपनी के साथ अनलॉफुल कोई किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर सकता। जैसे कंपनी के पैसे ज़ाया नहीं कर सकता, गलत जगह पे नहीं लगा सकता, कंपनी के एसेट्स घर नहीं लेके जा सकते, ठीक है, कंपनी में किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, कंपनी में ओनरशिप किसी को सेल नहीं कर सकते। ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से? जिस तरह किसने बनाए, जिस तरह किसने बताए हैं? कंपनीज एक्ट 2017। ओके, हो गया। ये था कल का डिस्कशन, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। कल हमने ये बातें डिस्कस की थी, ठीक हो गया। जो बच्चे नए हैं, आपने तो लाजमी बात है बिजनेस लॉ बच्चे ने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है ना बच्चे? अभी कौन से पेपर दिए? अभी मैंने कैप 1, कैप 2 एंड कैप 4। कैप 1, कैप 2 एंड कैप 4 कौन से कॉलेज से आए? मैं सीवी। अच्छा, आपने जो है ना ये पेपर दिए हैं, तो अब आप पढ़े हैं, ठीक है। ये पेपर जो है ना एज कंपेयर टू बिजनेस लॉ जैसा पेपर है, जैसा कैप 2 है टैक्स, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल और जनरल सा पेपर है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेगा। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड बात करेगा भाई? किससे रिलेटेड बात करेगा? कंपनी से। कंपनी कल हमने पढ़ा कि कौन सा पर्सन है भाई? कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। हम कौन से पर्सन से? नेचुरल पर्सन। कल मैंने आपको बताया जैसे नेचुरल पर्सन की बर्थ होती है, हाँ, इसके बर्थ को हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन। फिर नेचुरल पर्सन की सेकंड फेज क्या है लाइफ की? बर्थ के बाद लाइफ होती है ना। फिर थर्ड में क्या होती है? डेथ। कंपनी के, ये तो मैं नेचुरल पर्सन के, कंपनी के पैदाइश को क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन। कंपनी खुद से नहीं बनती, कंपनी को बनाया जाता है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके। प्रोसीजर कहाँ पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2017। कंपनी बन गई, अब कंपनी के लाइफ टाइम में क्या होगा? ऐसे होता नहीं है हमारे लाइफ में, ये हमारा कज़न है, ये हमारा भाई है, इसके घर जाना है, इसके घर नहीं जाना, इसके साथ बात करनी है, ये हमारा दुश्मन है, ये दोस्त है। समझ में आ रही बात? इस स्कूल में जाना है आपने, ये स्कूल में पढ़ना है, इस यूनिवर्सिटी में। लाइफ में जो इंसान के लाइफ में होते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन की भी एक लाइफ है। किसके साथ डीलिंग करनी है, किसके साथ नहीं करनी, किसको पैसे देने हैं, किससे लेने हैं, किसको अपना डायरेक्टर बनाना है, किसको अपना चीफ एग्जीक्यूटिव, रिश्तेदार किसको बना। समझ में आ रही बात? वो लाइफ होती है। और फिर इसकी क्या होती है? डेथ। कंपनी के डेथ को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे कोर्स में कंपनी जो है इन 3 स्टेजेस पे, पहले इनकॉर्पोरेशन, उसकी बर्थ देखते हैं कि कंपनी कैसे पैदा होगी, फिर जब पैदा होगी उसकी लाइफ डिस्कस करेंगे, जब तक वो जिंदा है तो क्या क्या हो सकता है, और आखिर में एक चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर लास्ट आपके बुक का, वो है डिसोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, डिसोल्यूशन के ज़्यादा मेजर, यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, मेजर कॉन्सेप्ट्स जो है डिटेल डिस्कशन आपके सीफेप में है, कॉर्पोरेट जो सीफेप का लेवल है उधर। ठीक है, तो एज कंपेयर टू बिजनेस लॉ, कैप 2, MFA जैसे सब्जेक्ट्स, उससे बहुत ज़्यादा आसान है। कल मैंने आपके साथ रिजल्ट भी शेयर किया था, बहुत ज़्यादा इजी पेपर है। आपने स्ट्रिक रहना है टू द बुक, कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आया ना, तो यहाँ पे रट्टा शट्टा नहीं है, स्टेप्स वाइज आपने चीज़ों को याद करना है। ठीक है, वो स्टेप्स में मैं आपको समझाऊंगा, लेक्चर आपने उस तरह से नोट करना है कि पहले स्टेप में क्या होता है, फिर क्या होता है। मतलब आपने टाइप आप जिस तरह स्टोरी नहीं कि हम सुनाते हैं कि फलां के साथ में गया था ट्रिप पे, ये हुआ, इधर से स्टार्ट हो गए, ये सारा इस तरह से है। दूसरा, इसमें केस स्टडी वो पूछता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ना, वो जो मर्जी केस स्टडी पूछ ले, और केस स्टडी किससे रिलेटेड पूछेगा? कंपनी से रिलेटेड, कंपनी से बाहर नहीं जाएगा। ओके हो गया।
तो पहला टॉपिक हम बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं, और वो क्या है जी, इसकी मेरी अपनी बुक नहीं है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके टेस्ट वगैरह MCQs वो मैंने तैयार किए हुए हैं जो आपके बुक में जो प्रैक्टिस मटेरियल है, पास पेपर्स, हाँ मैं आपको इसके जो पिछले 10 सालों के पास पेपर्स है, मतलब 20 अटेम्प्ट्स के, कितने अटेम्प्ट्स के 20 अटेम्प्ट्स के, वो मैं आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूँगा, वो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, विद सोल्यूशन, ठीक है। बुक अभी तैयार रेडी नहीं है, बुक पे मैं काम कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट में आएगी, ठीक है। वो पिछले सेशन में केफ 2 और केफ 4 पे मैं काम कर रहा था, तो ये जो है ना आपको इंशाल्लाह पास पेपर्स आपको इसके अंदर, इसकी ICAP की इस बुक में मुझे एक जो है ना बात पसंद है कि इसके चैप्टर, हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज इन्होंने पास पेपर विद सोल्यूशन दिए हुए, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग होंगे मैं आपको पिछले लास्ट 20 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज हम उसके ऊपर डिस्कशन, मैं बल्कि आज ग्रुप बना लेते हैं ना, ये मेरा नंबर है, तो आप मुझे करें, मैं आज ही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ पूरे बुक के पास पेपर्स, क्या आप रोज़ रोज़ फोटोकॉपी करोगे, समझ में आ रही बात, सारे कंबाइंड ही शेयर कर देता हूँ। 0317 333 633, एक तो ग्रुप बन जाएगा, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है नेम और पेपर, ठीक है, पेपर में क्या लिखना है केफ 7, ताकि आपके मैं सेव करके हम एक ग्रुप बनाए अपने लिए, ठीक है, तो उसमें जो भी मटेरियल होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ओके, हो गया। तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन, कंपनी से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत बता रहा है। नंबर फर्स्ट, कल हमने पढ़ा था कि कंपनी कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, इसकी रीडिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा ना ये जर्नल नहीं है कि मैं आपको किस्सा सुनाऊं, मैं जब भी एग्जांपल दूंगा किसका दूंगा, कंपनी का दूंगा, तो इसमें ये जो टर्म्स है ना, टर्मिनोलॉजीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। लॉ के टर्मिनोलॉजीज जो है ना, टर्म्स आपको पता है, जैसे बिजनेस लॉ, तो उसमें जनरली हम लेक्चर देते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, वो घर जाके रीडिंग कर लेता था, बात समझ आ जाती थी। यहाँ पे लेक्चर के साथ साथ मुझे रीडिंग भी करना होगा, क्योंकि इसमें एक एक चीज जो है ना वो समझना है, वो आपको जिसकी इंग्लिश अच्छी हो उसको समझ में आ रही है, वो बच्चा सोच रहा होगा अच्छा इसका ये मतलब है, लेकिन वो मतलब एक्चुअली होता नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन फिर डिफरेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने इस बात पे डिस्कस किया था, अभी थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया कि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। जब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके साथ अटैच कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसमें हमें वो बताएगा। A sole trader is an individual who owns and run his own business. सोल ट्रेडर अपना कारोबार खुद ही चलाता है, खुद ही मैनेज करता है। सेल्समैन भी वही, अगर एक दुकानदार है उसकी दुकान है, 10 लाख रुपए का सामान डाला हुआ है, ठीक है, सेल्समैन भी वही, कैशियर भी वही, सफाई वाला भी है वही, मैनेज करने वाला भी वही, वो चीज़ें लाने हो तो खुद जाता है। समझ में आ रही बात, सोल ट्रेडरशिप में ये होता है। The law does not recognize the business, और सोल ट्रेडर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर ले, कोई मसला नहीं। समझ में आ रही बात। द लॉ रिकॉग्नाइजेस ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट। अच्छा, और लॉ जो है वो कारोबार को नहीं ट्रीट करता, वो कारोबार के लिए कोई रूल नहीं बनाता। वो कहता है जनाब, जो कल हमने डिस्कस किया कि जनाब ये कारोबार और ओनरशिप ये क्या है, सेम है, ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। कि एक दुकान का बिल आया, ठीक है, और वो कहे जनाब ये तो मैं दुकान सैलरी है फॉर एग्जांपल, वो कहता है जनाब सेल्समैन है उसके साथ, वो कहता है सैलरी दो, वो कहता है यार आपके सामने सेल्स तो नहीं हुए तो मैं तो आपको सैलरी नहीं दे सकता। लोग कहते हैं नहीं, ये बातें आप सोल ट्रेडरशिप में नहीं कर सकते, सेल्स नहीं हुए आपने पे करनी, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या है भाई, क्या है, अनलिमिटेड। और कारोबार और आप में कोई फर्क है नहीं, आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये कारोबार आपका है और इस कारोबार के जितने भी लायबिलिटीज है वो आपके पर्सनल लायबिलिटीज है। कौन से लायबिलिटीज है भाई, कौन से लायबिलिटीज है, पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके हो गया।
जी, ये पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा के 4 में बहुत डिटेल में। द इंडिविजुअल इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस एंड आल्सो पर्सनली लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ द लॉ बाय द बिजनेस। कोई सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, कि मैं आपको इस डेट को पेमेंट करूंगा, पेमेंट नहीं की, ब्रीच ऑफ लॉ किया, क्या किया, ब्रीच ऑफ लॉ, तो वो जो जिसकी पेमेंट करनी थी वो किसके ऊपर केस करेगा, दुकान के ऊपर केस करेगा, हाँ, किसके ऊपर करेगा, दुकानदार के ऊपर केस करेगा, किसके ऊपर, मालिक के ऊपर केस करेगा। ओके, a partnership is a group of individuals who own and run their own businesses. Each partner usually contributes a capital to the business. A partnership business is not recognized as a person by the law. इधर भी पार्टनरशिप बिजनेस में भी मैंने आपको बता दिया कि सेम वही चीजें हैं जिस तरह से किसके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के। आपने पार्टनरशिप के 4 में पढ़ा होगा कि द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, पढ़ा है ना, कोई भी पार्टनर हो लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड, और कोई भी सिचुएशन हो, मजे की बात ये, लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। समझ में आ रही बात, ये नहीं कि मुझे पता नहीं था, ये तो इस पार्टनर की अथॉरिटी नहीं थी, लॉ कहता है जनाब इस पार्टनर की अथॉरिटी नहीं थी, ये आप इसके साथ बात कर लो, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी आपकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। ओके हो गया, ठीक है जी। अनलाइक सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी क्या है, कंपनी को लॉ क्या ट्रीट करता है भाई, क्या ट्रीट करता है, लीगल पर्सन। लीगल का मतलब क्या है, लॉफुल पर्सन। कौन सा पर्सन, लॉफुल। सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, यहां पे मैंने आपको बात बता दी कि ओनर्स और मैनेजमेंट से क्या ट्रीट करता है, सेपरेट। इनका आपस में जब कंपनी बन जाती है इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, द लॉ रिकॉग्नाइज अ कंपनी एज अ पर्सन विद लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिमिलर टू दोस ऑर्डिनरी। एमसीक्यूज के लिए भी अच्छा है, और 1-2 नंबर का आपसे पूछ सकता है कि जनाब डिफाइन डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी जो डिफिनीशन आगे लिखी हुई है, डिफिनीशन क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि लॉ जो है कंपनी को सेपरेट लीगल पर्सन ट्रीट करती है, और जब सेपरेट लीगल पर्सन ट्रीट करती है तो कंपनी के अपने कुछ राइट्स होते हैं और कुछ लायबिलिटीज होते हैं जो कि ओनरशिप का उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। Example number 1, suppose Mr. Zahid set up a limited liability company ABC Private Limited with 10,000 shares of ₹10 each. Mr. Zahid the individual in ABC Limited, अभी इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी कंपनी की बात कर रहे हैं और हम अभी तक उस पर गए नहीं है, समझ में आ रही बात, उस पर जाएंगे। A company is an artificial person whereas individual people are natural person. Essentially, however, the law treat person in the same way whether they are artificial or natural. जैसे हम लोग हैं, देखिए हमारे ऊपर क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल है, सिविल लॉ एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है, बिजनेस लॉ एप्लीकेबल है, समझ में आ रही बात। इसी तरह कंपनी जब बन जाती है या आर्टिफिशियल पर्सन है, इसी पे भी सिविल लॉ भी एप्लीकेबल है, क्रिमिनल लॉ भी एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी एप्लीकेबल है, ऑडिट के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल है, आईआरएस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल है। मतलब जो जो चीज़ें हमारे ऊपर नेचुरल पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल है, हम क्रिमिनल लॉ की वायलेशन करते हैं, हमें जेल हो सकती है। इसको जेल तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके ऊपर फाइन और यहाँ तक कि इनका लाइसेंस कैंसिल, मतलब इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये कैसे फ्रॉड करें, डोनेशन दे दे, फंड्स दे दे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो अनलॉफुल, जैसे तालिबान को फंडिंग करे, समझ में आ रही बात। इस तरह की एक्टिविटीज में जब इन्वॉल्व होती है तो ये कौन से लॉ की वायलेशन करती है, क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ फिर इनके ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, जैसे मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं ना। आप लोगों ने राइस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपका राइट है कि आप राइस से क्या कहें कि हमें कोर्स पढ़ाए, हमारे टेस्ट लें, हमारा कोर्स कंप्लीशन इस डेट को होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना।
तो ये क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट में आपके कुछ राइट्स है और कुछ लाइबिलिटीज है। इसी तरह जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कंपनी के कुछ राइट्स होते हैं और कुछ लाइबिलिटीज होते हैं, ओनर्स के नहीं होते। वो किसके होते हैं? कंपनी के। एज अ लीगल पर्सन अ कंपनी में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पर्सन इंडिविजुअल इन अदर कंपनीज। जैसे मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकते हैं, इसी तरह कंपनीज भी नेचुरल पर्संस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है कंपनी के एम्प्लॉइज। कंपनी के एम्प्लॉइज नेचुरल पर्संस है ना, उनके साथ कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, बाकी लोगों के साथ भी। जैसे मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, इसी तरह ये आर्टिफिशियल पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होते हैं? एंटर होते हैं जी। डेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कंपनी ने लोगों से पैसे रिसीव करने हैं, ये किसके डेट्स है? कंपनी, ये ओनर्स के नहीं है। ये किसके हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, हम एग्जांपल ले लेते हैं नेस्ले कंपनी। किसकी? और नेस्ले कंपनी को किसी ने पेमेंट करनी थी, इसके डेट्स थे। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने, ठीक है, ₹1,00,000, और इसने नेस्ले कंपनी को नहीं की, इसने की नेस्ले कंपनी के एक ओनर को, जिसके पास 50% शेयर्स है। किसके? नेस्ले का। कितने परसेंट का शेयर होल्डर है? 50%। क्या ये पेमेंट वैलिड पेमेंट हो? लॉ कहता है दिस इज नॉट अ वैलिड पेमेंट। इस पेमेंट से कस्टमर का डेट जो है, लायबिलिटी, वो खत्म नहीं होगी। वैलिड पेमेंट कब होगी? जब ये पेमेंट किसको दी जाएगी? डायरेक्टली किसको पे की जाएगी? कंपनी। अब कंपनी को आप तो कहते हैं सर, आपने तो अभी बात की है कि कंपनी किसे कहते हैं? कागज का टुकड़ा है, इसको कंपनी कहते हैं। कंपनी के किस में भाई? किस में? बैंक में। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना? तो कंपनी के ओनर्स को अगर पेमेंट करे, लॉ कहता है दिस इज नॉट अ वैलिड पेमेंट। कंपनी आपसे ये पेमेंट क्लेम कर सकती है फ्यूचर में जी। इफ अ कंपनी incurs a debt, the company itself is liable and its owners, the shareholders are not। ये मैंने आपको बता दिया था कि शेयर होल्डर या ओनर्स की लाइबिलिटी इस प्रोविजन की वजह से क्या हो जाती है जी। ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, कंपनी के पैसों पे इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी या बाद में जो प्रॉफिट्स आए, और उसमें प्रॉफिट्स ओनर्स में तकसीम होते हैं, लेकिन कंपनी के जो एसेट्स है, बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, अगर मैन्युफैक्चर कंसर्न है, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है भाई? ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? कंपनी की। A company owns its assets, although the members ordinary shareholder। आप मेंबर्स अभी छोड़ दे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी छोड़ दे। अभी आप फिलहाल कौन सा नाम याद रखें? कंपनी के मालिकान के लिए कौन सा नाम याद रखें? ओनर्स। मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, आपने इस पे नहीं सोचना है क्या होते हैं, ये अलग से एक टेक्निकल, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मेंबर किसे कहते हैं, शेयर होल्डर किसे कहते हैं। हमने अभी सिर्फ नाम याद रखना है, मालिक, कंपनी का इन्वेस्टर, जिसने कंपनी में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया, या जिसने कंपनी बनाई है, तो कौन होगा उसको आसान अल्फाज में क्या कहते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। आपने क्या याद रखना है, ओनर। own the company and they do not own the assets of the company, the shareholders की जगह अभी हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, owners। The owners are simply owners of the shares in the company। The company itself is the legal owner of its assets। कंपनी के एसेट्स का मालिक कौन है, कंपनी बजाते खुद है, कंपनी के मालिकान नहीं। ओके भाई, क्लियर है ना। राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये तो मैंने बात बता दी। मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कंपनी को एक लोग है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओनर्स। एक जो है वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं,
इसके मैनेजमेंट का नाम क्या है? कौन लोग मैनेज करते हैं? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो है ना, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है आपके कोर्स में, डायरेक्टर्स के ऊपर, सिर्फ डायरेक्टर्स के ऊपर कि डायरेक्टर कौन हो सकता है, कितने टाइम के लिए हो सकता है, कब रिटायर होगा, रिम्यूनरेशन क्या होगी, कौन नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप सिर्फ ये याद रखिएगा ना कि डायरेक्टर से हायर मैनेजमेंट कोई नहीं होती। ये क्या है? कंपनी की टॉप मोस्ट हायर मैनेजमेंट, ये बिल्कुल टॉप है, इनसे ऊपर कोई नहीं। जितने भी फैसले हो ना, हाँ, इनसे ऊपर क्या है? कौन है? एससीसी। तो ये एससीसीपी के रूल्स, कंपनीज एक्ट 2017 के रूल्स फॉलो करेंगे, ये खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। ये खुद से डायरेक्टर, जितनी भी सीनियर मैनेजमेंट हो, जितनी भी हायर हो, जितनी भी पावरफुल हो, ये राइस कंपनी है, राइस का कोई डायरेक्टर ये एक मार कर अपनी मर्जी से राइस से नहीं लेके जा सकता। इसके लिए इसको कंपनीज एक्ट 2017 को फॉलो करना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ। समझ में आ रही है भाई? ठीक है ना? इसके अथॉरिटीज भी है, लेकिन अथॉरिटीज के साथ ड्यूटीज भी है, ऑब्लिगेशंस भी। ओके, तो जो कंपनी मैनेज करने वाले लोग हैं उनका नाम क्या है? डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? BOD, आपने नाम सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी लॉ में चैप्टर 1 से आखिरी लाइन तक कभी भी आप बोर्ड का वर्ड देखोगे ना, जैसे केफ 2 में मैंने आपको बताया था, बोर्ड का वर्ड आएगा, बोर्ड का मतलब होगा FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कंपनी लॉ में बोर्ड का वर्ड देखेंगे ना, साथ में बेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना लिखा हो, सिर्फ बोर्ड का वर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, हो गया। कंपनीज आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर्स हु शुड बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कह रहे हैं डायरेक्टर्स जो है ना, डायरेक्टर्स किन में से अपॉइंट करने हैं भाई? किन में से अपॉइंट करने हैं? ऑनर्स में से। किन में से अपॉइंट करने? ऑनर्स। लेकिन लाजमी नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नॉन ऑनर्स भी कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं। किन किन केसेस में हो सकते हैं? एक्सेप्शंस है, हम इंशाल्लाह उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डायरेक्टर्स के चैप्टर में। ठीक है, विद अ फ्यू एक्सेप्शन, ये लिखा हुआ है। इन स्मॉल कंपनीज द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर मे बी द सेम इंडिविजुअल, बट इन लार्ज कंपनीज द डायरेक्टर माइट होल्ड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स आर इवन नो शेयर्स एट ऑल। नॉर्मली जो कंपनी होती है जिसके 2 या 3 मेंबर होते हैं, उसमें जो मालिक होते हैं वही क्या होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। जी शहजाद, अटेंडेंस लेना। जी क्लियर है? अगला क्या है? लायबिलिटी टू पे टैक्स। जैसे हम लोग अगर पैसे कमाते हैं, केफ 2 में आपने पढ़ा है, इंडिविजुअल और एओपी। हाँ, जैसे आपने केफ 2 में पढ़ा होगा कि कंपनीज का टैक्सेशन हमारे कोर्स में केफ 2 लेवल पे नहीं है,
वो किस लेवल पे आप पढ़ेंगे? सीफेप लेवल पे। ठीक है, तो जैसे अब्दुर्रहमान टैक्स पे करेगा, जैसे आप लोग टैक्स पे करेंगे, इसी तरह कंपनी के ऊपर भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने अभी बताया पूरे का पूरा एप्लीकेबल है। जैसे मेरे लिए रूल्स, आपके लिए रूल्स बनाए हैं कि इंडिविजुअल या सैलरीड होगा या नॉन सैलरीड होगा, वो टैक्स रेट्स गिवन है ना। कंपनीज के लिए भी दिए हैं, आई थिंक 30% है, अगर अभी चेंज ना हुए हो तो इनके लिए एक ही रेट है। जितनी इनकम है उस पर कितनी परसेंट प्रॉफिट्स के ऊपर? 30%। डायरेक्ट इधर इनके लिए स्लैब्स नहीं है, तो कंपनी टैक्स भी पे करती है। लीगल ऑब्लिगेशन, इफ अ कंपनी ब्रेक्स द लॉज इट इज यूजुअली द कॉमन इटसेल्फ दैट इज लायबल although there are circumstances in which its owners or its officer mainly director may be personally liable। कौन से circumstances है? जहां पे उन्होंने क्या किया हो भाई, क्या किया हो? कौन से लॉ की? हाँ, कौन से लॉ की? कंपनीज एक्ट 2000। जी, मैंने आपको कहा ना, कोई भी ओनर्स ऑफ द कंपनी या फिर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कोई भी कंपनी से रिलेटेड डीलिंग करेगी तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। किसके मुताबिक करेगी? कंपनी लॉ के मुताबिक। अगर कंपनी लॉ के मुताबिक नहीं करती और ऐसे करती है अपनी मर्जी, तो लॉ कहता है उन कामों के लिए फिर कंपनी लायबल नहीं होगी। उन कामों के लिए कौन लायबल होगा? वही डायरेक्टर्स, ऑफिसर या फिर ओनर्स, जिसने ये गलत काम किया होगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अच्छा, जब लॉ इससे ट्रीट करती है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कितने कॉन्सिक्वेंसेस है? 3। नंबर फर्स्ट, जब ओनर्स को और कंपनी को अलग अलग ट्रीट करती है तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स, कल ये बात बताई थी, लिखवाई थी कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ओनर्स, इन्वेस्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी अपनी लायबिलिटीज के लिए तब तक लायबल होगी जब तक अपने लायबिलिटीज खत्म नहीं करेगी। ओनर जो है, कंपनी का ओनर जो है, एक बंदा है, उसने इन्वेस्टमेंट की, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उसने इन्वेस्टमेंट की एक कंपनी में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 10 मिलियन की। कितनी की इन्वेस्टमेंट की? और कंपनी क्या हो गई? डूबे से लिखा जाता है ना, हाँ, नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, डूब गई। ऐसे लगा जाता है कि डी वो है नहीं है। उर्दू तो हमारी बोलने में कमजोर है, तो लिखने में तो माशा। ऐसे हाँ, कंपनी क्या हो गई? कई। लोग कहता है इस बंदे की मैक्सिमम नुकसान क्या है भाई? क्या है इसके मैक्सिमम? ये करोड़ रुपए डूब जाएंगे। इसके घर कोई नहीं आएगा कि दरवाजा खटखटाएगा कि आपके कंपनी ने मेरे 50 लाख रुपए देने हैं, वो दे। क्यों? क्योंकि इसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। लेकिन कंपनी की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। कंपनी की ये नहीं है कि जनाब मैं भी नहीं दे रहा, मेरी कंपनी के ऊपर ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला रूल जो है ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इन्वेस्टर, ओनर्स ऑफ द कंपनी के ऊपर। बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं कि जनाब ये जो है ना, ये लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। कंपनी नहीं, स्पेसिफिकली लॉ ने वर्ड यूज किया है कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब क्या है? मैंने कहा शेयर होल्डर। मेंबर्स का मतलब क्या है? अभी सबके लिए हमने क्या वर्ड यूज करना है? ओनर्स। किन की लायबिलिटी? ओनर्स की। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। ओके हो गया? हाँ, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। मेंबर्स अलग होते हैं, डायरेक्टर्स, ओनर्स अलग होते हैं, डायरेक्टर्स अलग होते हैं। अच्छा, एक बंदा है, ठीक है, मिस्टर एक्स। ये क्या है भाई? क्या है? ओनर भी है और मिस्टर एक्स क्या है? हाँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डायरेक्टर भी है। ये इस कॉन्सेप्ट में। अच्छा, अब लोग कहते हैं सर आपने तो बताया कि ओनर और डायरेक्टर एक हो सकता है, तो फिर कंट्रोल और सेपरेशन कैसे हुआ? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर एक ही बंदा एक कंपनी का ओनर भी है और उसी कंपनी का डायरेक्टर भी है, फिर भी इसके कितने रोल हैं? 2।
ये एज एन ऑनर सेपरेट इसका रोल है और एज अ डायरेक्टर सेपरेट रोल। समझ में आ रही बात? इसके लिए कंपनी लॉ ने अलग रूल्स बताए हुए हैं। इसके लिए जब ये एज एन ऑनर कंपनी को ट्रीट करेगा ना, तो कंपनी लॉ इस पे रूल्स अप्लाई करेगी। कौन सी वाली? ऑनरशिप वाली। और जब ये एज अ डायरेक्टर कंपनी के साथ डील करेगा, तो फिर कौन से वाले रूल्स अप्लाई होंगे? डायरेक्टरशिप। समझ में आ रही बात? तो ये अलग रोल है, ठीक है, एज एन ऑनर। और ये इस सेंस में बात की है कि ऑन, ये जो इनके डिजिग्नेशन है ना, बंदे की बात नहीं की, जो डिजिग्नेशन है ये की है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है। ओनरशिप सेपरेट है और डायरेक्टरशिप सेपरेट जी। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल सक्सेशन और एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? परपेचुअल सक्सेशन या एग्जिस्टेंस का मतलब है एक बंदा है, ठीक है, और उसके पास एक घर है। ये कौन है भाई? कौन है? फादर। जब ये वालिद साहब मरेंगे तो ये घर किसको ट्रांसफर होगा? हाँ, मरने के बाद किन को ट्रांसफर होता है भाई? होता है कि नहीं होता? हाँ, बच्चों को होता है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। ये बाप है, ये किसी जिंदा होते हुए किसी को ये घर गिफ्ट दे सकता है, अपने किसी बच्चे को दे सकता है, दे सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी। ये बाप जिंदा है, ये अपने इस घर को सेल आउट कर सकता है। हाँ भाई, कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना। आप चले, बाप छोड़े, ये जो आपके पास चीजें हैं अपनी, आपके गुड्स है ना, आपके एसेट से आप चाहे किसी को फ्री दे दे, चाहे इसको आग लगा दे, चाहे किसी को सेल कर दे। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो एक दिन इनहेरिटेंस में ये आपसे आपके बच्चों में ट्रांसफर हो ही जाएगी। जिस तरह हमारी ये प्रॉपर्टी है, घर है, प्लॉट है, गाड़ी है, ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, मेरे कपड़े हैं, मेरे जूते हैं, जिस तरह हमारी ये प्रॉपर्टीज होती है, इसी तरह कंपनी की ओनरशिप भी हमारी क्या है? प्रॉपर्टी। जितने तरीकों से हम ये जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो टेंजिबल एसेट्स है, जितने तरीकों से हम इन एसेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, उतने तरीकों से हम वो कंपनी की ओनरशिप, जिसको हम शेयर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन आप ओनरशिप वर्ड यूज करें, वो ट्रांसफर कर सकते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी। समझ में आ रही बात? तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि एक बंदा एक कंपनी का मालिक है, उसके मरने के बाद इसका मालिक कौन बनेगा? उसके बच्चे बनेंगे ऑटोमेटिकली। दूसरे मालिकान पार्टनरशिप में तो याद है ना कि दूसरे पार्टनर्स की मर्जी, कॉन्सेंट जरूरी था। यहाँ पे कॉन्सेंट जरूरी नहीं, ये उसकी प्रॉपर्टी थी। हाँ, वो किसी और को सेल करना चाहता है, कर ले। वो किसी को गिफ्ट करना चाहता है, अपनी जगह किसी और को मालिक बनाना चाहता है, कर ले। इस कैरेक्टरिस्टिक के कंपनी को क्या कहते हैं? परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ओके हो गया। अब जो है ना, ये अभी तक तो मैं जनरल बातें कर रहा हूं, कंपनी लॉ से रिलेटेड अभी हमने बातें शुरू नहीं की। ये अभी सिर्फ वो नहीं, वो कहते हैं ना, वो बिलाल कुरैशी साहब एक वर्ड यूज करते, कहते हैं हमने अभी सीन बनाना है ना, तो वो सिर्फ आपका वो माइंड बना रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, एक बार आप कंपनी को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, अब हम जो है ना कंपनी को, फिर जाके एडवांस लेवल पे डिस्कशन होगी। अभी सिर्फ वो माइंड प्रिपरेशन के आप कंपनी को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, इस बच्चे को आप एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये पैदा हो चुका है। उसके बाद फिर हम उसका नाम रखेंगे, हाँ ठीक है, और उसको बताएंगे कि वो मुसलमान है कि काफिर है कि अहले तशी है कि सुन्नी है। समझ में आ रही बात? नॉर्मल है कि डिसेबल है,
जैसे इंसानों में होते हैं इसी तरह सारे क्वालिटी इस तरह से नहीं होते, हम ये ना समझना, ठीक है, लेकिन इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे इंसानों से रिलेटेड होती है इसी तरह कंपनी से भी रिलेटेड। ओके जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? टाइम हो गया है ना? हाँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कंपनी के ओनर होते हैं, पार्टनर्स भी होते हैं ना, पार्टनर्स नहीं कहते इसको बच्चे, वो पार्टनरशिप के ओनर्स को क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। इनको ओनर्स आपने अभी सिर्फ किधर है? हाँ, रख दिया। अच्छा, कंपनी के ओनर्स को कभी भी पार्टनर्स नहीं कहते। हाँ, पार्टनरशिप के पार्टनर्स को मेंबर्स का वर्ड हम यूज करते हैं, कंपनी के लिए भी मेंबर्स का वर्ड यूज करते हैं। समझ में आ रही बात? ओनर्स कभी भी ये नोट तो नहीं करना था। हाँ, पिक्चर बनानी हो, नोट करना हो, क्या करना करो। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? हाँ है किसी बच्चे का? ओके जी बच्चों, कल मिलते हैं। बुक्स अब जो है ना चैप्टर नंबर 1 के नोट्स ले ले नीचे फोटोकॉपियर से। अगर बुक है पूरी तो पूरी बुक, अगर बुक नहीं है तो कम से कम चैप्टर वाइज नोट्स ले ले, ठीक है? कल इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपको टेस्ट स्केड्यूल मिल जाएगा, मैं बताऊं या ना बताऊं, ठीक है? आपका उस दिन कमनीला का टेस्ट होगा, ठीक है? सही है? लाजमी आपने टेस्ट मिस नहीं करने, ठीक है? और आपको कम बच्चे हो, आपके टेस्ट में खुद चेक कर लिया करूँगा, ठीक है? बाकी जो है ना वो टीए चेक कर